हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 और चैप्टर 6। ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे आपका चैप्टर 6 से, लेकिन न्यू एनसीईआरटी जो आ रही है उसमें एक चैप्टर स्किप कर दिया गया है, फर्स्ट वाला जो चैप्टर 5 होगा उसमें लोकतांत्रिक अधिकार डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये आपका लास्ट चैप्टर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, बात की गई है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, मतलब लोकतांत्रिक अधिकार। आपको पता है लोकतंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी सब कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, शासक लोग अपनी मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं होते हैं। अधिकार की बात की गई है, राइट्स क्या क्या है हमारे, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का दावा, हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का दावा किसके प्रति, सरकार के प्रति कर सकता है, वो संस्था समाज के प्रति या व्यक्ति के प्रति। तो अधिकार हम कह सकते हैं वे तार्किक दावे हैं जिसकी समाज में स्वीकृतियों और अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, वो क्या होते हैं अधिकार। मतलब ये नहीं कि आपने किसी को कह दिया नहीं ये मेरी चीज़ है तो वो अधिकार हो गया। अधिकार उसे कहते हैं हम कि जिसकी समाज में स्वीकृति और अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वो अधिकार होते हैं। डेमोक्रेटिक की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में एक टाइमिंग होती है, ठीक है, उसमें लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना। लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना तथा लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे और कानून के मुताबिक काम करते हो। ये सब लोकतंत्र में कहा गया था, आपने प्रीवियस ईयर चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन साथ ही साथ इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ एक तीसरा तत्व भी है, वो है अधिकारों का प्रयोग, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। कि बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक दोनों बराबर होने चाहिए। बहुसंख्यक मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं लोग, ठीक है, जो जिस कैटेगरी के लोग हम कहते हैं ज़्यादा मात्रा में, वो बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक जिस कैटेगरी के या जिस भी चीज़ के लोग कम संख्या में हो। तो कहा गया है इनको इक्वल होना चाहिए, समानता होनी चाहिए इनमें भी। सरकारी मनमानी ना करे, सरकार जो है वो मनमानी ना करे अपनी, नागरिकों की सुरक्षा हो, तो इस सब के लिए अधिकार जरूरी हो जाते हैं कि अधिकार आने चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में लिखित रूप से अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अधिकारों का उल्लेख इस वजह से हमारे संविधान में कहते हैं अधिकारों का उल्लेख क्यों है, तो इन सब की वजह से अधिकारों का उल्लेख है। अब कहा गया है कि हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इनको ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट। ये जो चैप्टर है ना आपका अधिकार का, तो इसमें आप टोटल फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ोगे कि मौलिक अधिकार कौन से हैं, क्यों है। तो हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी जो अधिकार होते हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया है संविधान में, इनको ही मौलिक अधिकार कहते हैं। यह जनता को दिए गए संविधान द्वारा वैसे अधिकार है जो उनके हितों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। अब भारतीय संविधान में इनका वर्णन कहाँ हुआ है, तो इनका वर्णन भाग 3 में हुआ है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपको जनरली चीज़ है तो याद ही रखनी है। जब हम आगे पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये डिस्कस करेंगे अच्छी तरह, ठीक है, डिस्क्राइब होगा ये सब कुछ कि कैसे कैसे करना है। एनसीईआरटी में हम जस्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट कौन कौन से है, बताइए कौन से आर्टिकल्स में है, आर्टिकल कौन कौन से हैं इनमें, वो सब हम बाद में अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। तो भाग 3 में इसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, मतलब 12 से 35 तक हमारी फंडामेंटल राइट है। इसे यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 3 को हम कहते हैं मूल अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार इसमें भी हमारे, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, ये एक ब्रिटेन से आई अवधारणा है। यह क्या एक ब्रिटेन से आई अवधारणा है। सबसे पहले क्या था कि ब्रिटेन में जो वहाँ के राजशाही थे, मतलब जो राजा होते थे, उनके द्वारा कुछ मजदूरों को अधिकार दिए गए थे। अब मजदूरों को जो अधिकार दिए गए और उन्हीं अधिकारों को उन्होंने कहा मैग्ना कार्टा, ठीक है, तो पूछ सकते हैं मैग्ना कार्टा का। अब भारतीय संविधान में हम देखें तो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हमें दिए गए थे स्टार्टिंग में, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो उसके द्वारा एक मौलिक अधिकार था जो 7वां था, वो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। अब वर्तमान में अनुच्छेद 1 के तहत इसे हमने क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार था जिसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, तो संपत्ति का अधिकार था, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार है, 6। कोई पूछे हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, तो आप कहोगे 6। ओके, अभी कौन कौन से हमको ये देखना है। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है कौन से, पहला आ जाता है आपका समता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद आर्टिकल्स आपको याद रखने, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। स्वतंत्रता दूसरा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा आ जाता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक आ जाता है। फिर आ जाता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक की शिक्षा के बारे में है, ठीक है, ये अल्पसंख्यकों के लिए आगे बताया जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये आपके मौलिक अधिकार है, आपको अच्छी तरह कर लेने हैं।
अब हम बात करते हैं समता समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। नाम से ही पता चल रहा है, समानता मतलब इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। समानता का मतलब होता है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुरूप काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह अधिकार भारतीय जनता को सभी क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करता है और क्या करता है, समानता के विचारों को प्रेरित करता है। अब इसमें क्या है, इसमें अब 14 से 18 तक काफ़ी सारे अनुच्छेद है जो आप बाद में पढ़ोगे डिटेल में। ये एनसीईआरटी में सिर्फ इतना बताया गया है। लेकिन जैसे अनुच्छेद 14 में क्या जाता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब कानून, कि सबके लिए कानून जो है, कानून की नज़रों में सभी एक बराबर होना चाहिए, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 आता है इसके बाद, उसमें कहा गया था धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 16 में कहा गया था लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब जो सरकारी नौकरी में कहते हैं ना हम सबको समानता मिलती है, ये नहीं कि किसी की जाति या लिंग के भेदभाव किया जाता है, तो सबको समानता मिलती है। अनुच्छेद 17 में कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। फिर अनुच्छेद जो 18 है, इसमें आ जाता है उपाधियों का अंत। तो इस तरह से काफ़ी सारे, ये आप आगे बाद में पढ़ोगे जब आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए जाएंगे। अब आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि बाधाएं ना हो, तभी तुम कहेंगे फ्री है कि हमारे पे कोई रोक टोक नहीं है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 और 22 कहा गया है ना। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, वो अपने मन के भाव और विकास के लिए कार्य कर सके या उसके संबंध में स्वतंत्रता प्रदान की गई हो। अभी जो 19 है ना, इसके अंदर कई सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 22 तक आते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे हम कहते हैं 19 के अंदर कई सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। तो उसमें संगठन और संघ बनाने की भी है, जैसे हम ग्रुप बना के करते हैं। देश में कहीं भी देश में कहीं भी और मतलब कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो, देश के किसी भी कोने में रहने की, बसने की, हर जगह की स्वतंत्रता हो, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता हो, कोई भी धंधा करने की, सब चीज़ की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। मतलब जो भारतीय जनता को संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है ताकि क्या हो, वो स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि उसके विकास के माध्यम में देश का विकास भी संभव हो सके। अगला फंडामेंटल राइट क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशंस। ठीक है, एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है कि किसी का क्या होता है, शोषण हो रहा है। ठीक है, अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध। अनुच्छेद 23 से 24 तक है ये। नागरिक को यह अधिकार भी हो कि उसका कोई शोषण न कर सके, संविधान में लिखित रूप में दर्ज है, ताकि कमजोर वर्ग का शोषण न हो। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव व्यापार, बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी काम करने पर रोक लगाया गया है। अब आ जाता है अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन्स। धर्म, अब हमारा भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष, ये हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी ये वर्ड आता है, धर्मनिरपेक्ष। तो भारत के अधिकांश लोग क्या होते हैं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जैसे भारत के लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती, कि नहीं सिर्फ एक ही धर्म है, अधिकारी दे दिया कि नहीं ये वाला धर्म ही सबको मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव शामिल है, कि समता हो, हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। अब हमने कहा है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे अनुच्छेद 25 में है धर्म को मानना, उनका आचरण करना, प्रचार करना। और इस अनुच्छेद में जो सिख धर्म आते हैं, सिख लोगों को आपने देखा होगा वो एक पगड़ी पहनते हैं, उसे पाग कहते हैं। उनमें पाग पहनना क्या है, अनिवार्य होता है, पगड़ी पहनते ही है। तो अनुच्छेद 25 के तहत यह छूट मिलती है कि उनको, वे बाइक पर हेलमेट की जगह अपनी पगड़ी लगाकर चलते हैं तो उनको रोका नहीं जाता कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि उनका ये धर्म होता है, सिख धर्म, कि उन्हें पगड़ी पहननी अनिवार्य है। अगला आ जाता है आपका सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक है, जो कल्चर एंड एजुकेशन राइट। यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यक को दिए जाते हैं, जो क्या है, जो मात्रा में कम है, जो लोग जिनकी संख्या क्या है, कम है। लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। लोकतंत्र के कार्य, कुछ कार्य सिस्टम ही उनका ऐसा है कि जो बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान का भी संरक्षण हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 में आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
यदि सरकार या कोई व्यक्ति आपके जो आपको सभी 5 मौलिक अधिकार है ना, इनका उल्लंघन करता है, इनको छीनने का आपसे प्रयास करता है, यदि सरकार या कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीनने का प्रयास करता है, तो इसे 6 अधिकार के तहत, जो 6वां अधिकार है आपका, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में और अपील दायर कर सकते हो। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने, जिसने हमारा संविधान लिखा था, भारतीय संविधान की आत्मा और ये भारतीय संविधान का दिल कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहते हैं, आपको याद रखना है। इस संवैधानिक उपचारों के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो फंडामेंटल राइट का संरक्षण करे, और इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 प्रकार के एक रिट जारी करता है। रिट को कहते हैं आदेश जारी कर सकता है। अगर अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीना जा रहा है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार है जिसको भारतीय संविधान की आत्मा में दिल कहा गया, तो आपको लिखना है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में आता है। लास्ट आपका चैप्टर का टॉपिक आ जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है। तो एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 12 अक्टूबर 1993 में की गई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मानव अधिकार जो आयोग है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जो जज है, अधिकारी, प्रमुख नागरिक को नियुक्त किया जाता है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसमें संविधान द्वारा दिए गए अधिकार भी हमारे सारे शामिल हैं। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा मतलब यूएनएचआर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया। इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या? यूडीएचआर। और 10 दिसंबर को यूडीएचआर की सालगिरह के रूप में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये यूडीएचआर की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट। एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो हम पढ़ रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, खुद किसी को सजा नहीं दे सकता। यह जिम्मेदारी किसकी होती है? अदालत की। मानव अधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र विश्वसनीय जांच करना होता है। मानव अधिकार को बढ़ाना, उनके प्रति चेतना जगाना, ये सब क्या है? इसके कार्य होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कैसे हुई? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 12 अक्टूबर 1993 से की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो चैप्टर और ये आपकी 9th क्लास की बुक हो जाती है खत्म। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ चैप्टर, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। अब आपकी 9th क्लास की जो पॉलिटी है वो हो गई है खत्म। अब हम 10th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ हम 11th की हिस्ट्री पर भी चलेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगती है आपको लाइक करनी है, वीडियो शेयर करनी है और कमेंट्स तो आपको जरूर करने हैं। सब जितने भी लोग देखते हैं प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको पहले चैप्टर को अच्छी तरह 2 बार तो रीड करना है। 2 बार रीडिंग करने के बाद आपको हाईलाइट करना है और उसके बाद आपको वीडियो को देख के उसके बाद नोट्स बनाने हैं।